हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है। बोर्ड बोर्ड क्लास 10 2026। ठीक है, 2026 के लिए। तो चैप्टर मैंने 2-3 बार इससे पहले पढ़ा भी दिया। चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एंड विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10। एनसीईआरटी बेस्ड होगा सब कुछ, क्योंकि पेपर भी एनसीईआरटी में से बनता है, तो बेस तो एनसीईआरटी पे होना ही है। ठीक है, बोर्ड के लिए तैयारी हो रही है 2026 वाले की। ठीक है, तो अब से पहले मैं 2-3 बार ये चैप्टर पढ़ा भी चुका, तो बहुत जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन टाइप निपटाने की कोशिश करेंगे। 5-7 मिनट की शायद ये क्लास होगी। अगर 15 मिनट तक जाए तो भाई माफी अभी मांग रहा हूँ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए 4-5 मिनट तक। तो संसाधन क्या होता है, हर वो चीज जिसका हम यूज करते हो। संसाधन क्या होता है, हर वो चीज जिसका हम यूज करते हैं। जैसे मार्कर है मेरा, पहले कर रहे हैं एक हमारे पास ऐसे करके, वो एक क्या बोलते हैं वो यार, ऐसे नोक की सी होती है। ठीक है, उसकी कुछ इस टाइप से नोक होती है, उसे बोलते हैं कलम। अब की जो कलम है उनमें से इंक निकलती है, लेकिन पहले वाली क्या कलम थी, एक साइड में से कोई पॉट रखा हुआ है, उसके अंदर से इंक ऐसे बार बार ले रहे हैं हम, फिर चला रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर चला रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे जो हिंदुओं के ग्रंथ है उनमें भी देखा होगा कि तुलसीदास जी की फोटो है, वो साइड का एक पॉट रखा हुआ है ऐसे, उसमें से इंक ले रहे हैं और अपनी कलम से जो कुछ मोर का पंख वगैरह होता है उससे लिखते रहते हैं। तो वो था पहले हम लिखते थे, लेकिन अब क्या मेरे पास मार्कर है, लिखता हूँ मिटाता हूँ, लिखता हूँ मिटाता हूँ, जल्दी काम हो जाता है। संसाधन क्या करता है, हमारा कोई भी काम करने में आसान बना देता है। पहले क्या था, क्या हुआ कि कुछ भी कुछ भी तरीके से, जैसे मान लिया खत, हम पहले खत भेजने 7 दिन लग गए जाने में, फिर 7 दिन उस इंसान को आने में लगे, लेकिन अब क्या है, मैसेज टेक्स्ट करो एकदम पहुंच जाएगा। ये होता है हमारा संसाधन, जो मैं आपको अब से पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। संसाधन के प्रकार, तो संसाधन को हम बहुत रूप में बांट सकते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जैव जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव और अजैव में क्या है, तो मैं बहुत अगर आसानी से बताऊं तो जैव जिसमें जान हो, सिंपल है। जैव जिसमें जान हो, और ए वर्ड लग गया मतलब क्या, पनौती हो चुकी है, अब जान नहीं बचेगी। जान है, सही बात है, जान नहीं है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है 2 भाग में, जैव और अजैव। जैसे कि हमारा पेड़ पौधा है, प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल है। तो पेड़ है जिसमें जान होती है, तो ये होगा जैव संसाधन। अजैव संसाधन जैसे कि चट्टान है, जान नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें जान नहीं है, वो होगा अजैव संसाधन। बहुत जल्दी से देखेंगे। ठीक है, इस संसाधनों में चल रहा वर्गीकरण। उसके बाद हम देख सकते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर मतलब कि कब वो खत्म होंगे, जैसे कि 2 हिस्सों में बांट लेंगे। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण होता है वो 2 हिस्सों में होता है। एक होता नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन, और एक होता अनवीकरणीय संसाधन। अब जो मैंने इतना बोला है वो आपके दिमाग में आगे परछाई बन जानी चाहिए कि नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता। तो जैसे कि मान लीजिए जल, जल मतलब पानी, वाटर बोलते हैं। ठीक है, सनलाइट है मतलब कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो ये ऐसे संसाधन है जो नवीकरणीय है, मतलब कि कभी खत्म नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म नहीं होते, और अनवीकरणीय खत्म हो जाते हैं। ये खत्म होने के बाद लाखों करोड़ साल बाद बनते हैं, और ये कभी बन नहीं पाते। ठीक है, नवीकरणीय कभी खत्म नहीं होते, अनवीकरणीय खत्म हो जाते हैं। ये हमेशा चलते रहते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये चलते मिलते हैं प्राकृतिक संसाधनों ज्यादा। ठीक है, जल है, और सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ये होते हैं कि एक बार खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, जीवाश्म। तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, और जब तक चल रहे हैं बहुत अच्छे, ऊर्जा के संसाधन होते हैं बहुत तगड़े। लेकिन अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर बनेंगे लंबे टाइम बाद। ये होगा, ठीक है। फिर एक होता वो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व क्या होता है, स्वामित्व मतलब कि स्वामी, स्वामित्व मतलब स्वामी।
मतलब मालिक, स्वामित्व मतलब मालिक, मालिकाना हक किसका, ठीक है। अब किसी भी चीज पर किसी एक मानव का हक हो सकता, ठीक है, व्यक्तिगत हो सकते हैं ना, व्यक्तिगत मतलब किसी एक इंसान का, ठीक है। सामुदायिक, सामुदायिक मतलब कि पूरे समुदाय के। एक होता राष्ट्रीय, एक होता अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। ये पर्सनल, ये पूरे समुदाय का, ये नेशनल, ये इंटरनेशनल, ठीक है। तो पूरे सोसाइटी का होता है स्वामित्व के आधार पर, मतलब कि मालिकाना हक के आधार पर। व्यक्तिगत, जैसे कि मान लिया कैमरा, एसी, फ्रिज, ठीक है। तो ये ऐसे संसाधन है जो इंसान अपने लिए खरीदता है यार, ऐसे संसाधन। जैसे कि मैंने मान लिया बाइक है, कार है, ये इंसान अपने लिए खरीदता, ऐसे संसाधन जो इंसान अपने लिए खरीदता, अपने लिए यूज करता, ठीक। सामुदायिक जो पूरे समुदाय के होते हैं, सामुदायिक मतलब जो पूरे समुदाय के होते हैं। जैसे कि चौपाल पे लगी हुई, मान लिया ये एक रोड जो ऐसे आ रही है, ये एक रोड ऐसे आ रही है, ये एक रोड ऐसे आ रही है, ये एक रोड ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, और यहाँ के मिलते हैं, ये है चौपाल। चौपाल पे खंबा ऐसा खड़ा हुआ है और उस पर क्या लगी हुई है, लाइट करके, वो पूरे चौपाल पे लाइट देगी, ठीक है। तो ये जो है, ये है सामुदायिक लाइट। ये एक इंसान ने खरीदी, लेकिन ये इसे कोई प्रधान जी टाइप का लोग आदमी खरीद लेंगे एक सामुदायिक में, लेकिन उसे पूरा समुदाय यूज करेगा। जैसे कि तालाब, गांव के जो तालाब होते हैं, एक आदमी का तो है नहीं कि मैंने खरीद लिया जी ये वाला तालाब, नहीं, पूरा समुदाय यूज करता, ठीक है। जैसे कहीं जो होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो शमशान होते हैं, जो मंदिर होते हैं, ठीक है, मस्जिद होती है, ठीक है। ये ऐसे संसाधन है जो पूरे समुदाय के होते हैं, ठीक। फिर होते हैं राष्ट्रीय, जिन पर पूरा देश, जिनको पूरा देश यूज कर सकता हो। जैसे कि रेलवे, रेलवे संसाधन पूरा देश यूज कर सकता। कोई भी परिवहन ले लीजिए, देश को कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता, ठीक है। भूमि संसाधन है, पूरा देश यूज कर सकता, ठीक। तो राष्ट्रीय मतलब कि ये होते हैं देश वाले, ये होते हैं समाज वाले, ये होते हैं एक आदमी वाले, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, जिन्हें पूरी दुनिया यूज कर सके, अंतरराष्ट्रीय जिसे पूरी दुनिया यूज कर सके। जैसे कि वायु मार्ग वाला सिस्टम है, वायु मार्ग वाला सिस्टम है, ठीक है। मान लिया यहाँ कोई देश है, ठीक है, बीच में दूसरे देश है, पानी है, उस साइड जगह में दूसरे देश में जाना, तो ऐसा तो है नहीं कि अब इन ये जो बीच में जो देश है, यहाँ पे जो देश है, उनके ऊपर से हवाई जहाज हमारा उड़ नहीं सकता। तो ये जो हमारा वायु मार्ग है, ये अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक। और ये अंतरराष्ट्रीय देखो, व्यक्तिगत एक आदमी का, सामुदायिक पूरे समाज का, राष्ट्रीय जो पूरे देश को होता है, और अंतरराष्ट्रीय जैसे कि महासागर है, महासागर जो है उस पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होता कि जी मेरा ही है। मान लिया जैसे हमारे भारत का जो निचला वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां पे नीचे यहाँ की ये क्या है, ये सब नीचे ये क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर। अब ये नहीं है कि टोटल पूरा जो अपना हिंदुस्तान उसके नाम पे पड़ा हुआ है तो पूरा भारत का उस पर दबदबा रहेगा, नहीं। समुद्र की गहराई मतलब कि समुद्र की तरफ चलो और 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक आप भारत की वहां तक मान्यता है। उसके बाद वो पूरे देश, पूरी दुनिया वाले देशों के हो जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, अगर वहां पे कुछ करना है, अगर आपको वहां पे कुछ करना है, वहां पे खनन करना है, या वहां की जमीन में से कुछ ढूंढ कर लाना है, खनन कैसे होगा यार, लेकिन अगर वहां की जमीन में से कुछ ढूंढ कर लाना, तो आपको पूरे दुनिया के जो देशों के समिट वगैरह होते हैं, यूनेस्को वगैरह, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर सब एग्री हैं तो ठीक है यार कर सकते हैं, नहीं अगर नहीं तो खत्म। अच्छा, फिर विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, जैसे कि संभावी और भंडार, विकसित और संचित कोष, इन सभी के नाम क्या क्या जुड़ जाएगा? संसाधन। जैसे कि संभावी संसाधन, भंडार संसाधन, विकसित संसाधन और संचित कोष संसाधन। संभावी क्या है? कोई भी ऐसा संसाधन जिसके, मान लिया ये एक जमीन है, तो कोई भी ऐसा संसाधन जिसके यहाँ पे होने की उम्मीद है, लेकिन
अभी शायद या तो हमारी टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कमी की वजह से, प्रौद्योगिकी कमी की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाए। ठीक है, भंडारण भी कुछ ऐसे है, ये आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर से हैं। ठीक है, भंडारण में क्या है कि बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे संसाधन है, लेकिन अभी हम उसमें से कुछ का यूज कर पाए, बाकी बचा हुआ है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या कुछ भी हम भी यूज नहीं कर सकते। विकसित क्या है, विकसित संसाधन ऐसा संसाधन जो जिसका विकास हो चुका और अब हम उसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोयला ले लो यार, कोयला विकसित संसाधन है, मतलब कि अब हम आज हम उसको यूज करते हैं पूरे तरीके से, धौंधा तरीके से। ठीक है, संचित कोष मतलब संसाधनों के हमें पता है कि इतने सारे में संसाधन है, हम इसे आज ही निकाल भी सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। इनमें क्या टेक्नोलॉजी की कमी हम निकाल नहीं पा रहे, लेकिन संचित कोष में क्या इतने सारे संसाधन है, हमें पता है और हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं रहे, क्यों? हमने आगे के लिए सेव कर रखे हैं। ऐसा होता। ठीक है, संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या है, खत्म। ठीक, जो जो जिससे उम्मीद होती है कि पेपर में क्या आ सकता है वो डिस्कस करूंगा, फालतू का अनरिलेटिव कतई नहीं। अच्छा, भारतीय वन नीति का भाई, भारतीय वन नीति का भाई 1952, 1952। और 1952 में आई, लेकिन इसने जो अपना पहला कुछ जो नियम कायदा कानून लागू करा वो कब करा? 1972 रफली। आपको मेनली याद रखना कि भारतीय वन नीति का भाई 1952। अब जैसे कि आपके नाम से ही कंफर्म है, वन नीति, भारतीय मतलब कि भारत के वन नीति, वन के लिए वही प्लान चलेगा, एक्शन चलेगा, वो इसके द्वारा चलेगा। जैसे कि हम अपने वनों का बहुत ज्यादा हिरास कर रहे हैं, हिरास मतलब उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी हानि कर रहे हैं, तो इस नीति में बताया जाएगा कि आपको इतना यूज करना है, इतना नहीं करना, कि भारत के इतने हिस्से पे हमेशा 33% हिस्से पे हमेशा वन रहना ही चाहिए। वनों के अंदर रहने वाले जो जीव हैं उनकी भी थोड़ी बहुत ये केयर टेकिंग करेगा। ठीक है, तो वन नीति में क्या आएगा, वनों से रिलेटेड सारी बातें वन नीति में 1952 में आई, मतलब कि आजादी के बाद। अच्छा, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या होता? देखो, विकास हम कर रहे हैं, बहुत तकड़ा एग्जाम्पल केवल इस पे कुछ बन पाते हैं, जैसे कि कोयला। आज हम कोयले का बहुत बहुत हर तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया आपको ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि समय के साथ खत्म हो जाएगा, समय के साथ खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो रहे हैं, संसाधन भी खत्म हो जाएगा। यानी मेरे मतलब संसाधन खत्म, आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ ये संसाधन खत्म होता चला जाएगा। इस पीढ़ी में नहीं होगा तो अगली में खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा कुछ आने वाले टाइम में, और जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बनेगा कब? लाखों करोड़ों साल बाद, लाखों करोड़ों साल बाद बनेगा, लाखों करोड़ों साल बाद बनेगा। तो ये संसाधन खत्म हो चुका, हमने तो अपने विकास के लिए संसाधनों को यूज कर रहे हैं, विकास के लिए, अपने विकास के लिए हमने इस संसाधन को यूज करा बहुत बहुत हर तरीके से। लेकिन अब जो हमारी पीढ़ी आएंगी, अब जो हमारी पीढ़ी आएंगी उसका क्या होगा? वो इसकी कमी देखेंगी, वो इसकी कमी देखेंगे। हाँ, हालांकि हम अपने संसाधन को बनाने के लिए, अपने विकास को करने के लिए दूसरे टिप्स क्या लाएंगे, लेकिन क्या कोयले के जितने प्रभावी हो सकता है कोयले से ज्यादा अच्छे हो, पर उन्हें क्या लगा, "हाँ यार, एक चीज होती थी कोयला नाम की।" तो हम उनके विकास से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस लिए? हमारा प्रॉपर विकास हो सके। तो सतत पोषणीय विकास में क्या होता है कि हम विकास करें, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है ना, वर्तमान पीढ़ी विकास करे, बट ध्यान ये रखना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई संकट का वो कारण ना बन जाए। जैसे कि कोई भी हम वर्तमान पीढ़ी जो है विकास करें, सारे संसाधनों का यूज करें, लेकिन उतना जितना जरूरी है, अननेसेसरी नहीं कुछ भी। ये नहीं बिना फालतू ये लो 2 पेड़ और काट रहे हैं, अरे 2 ही तो हैं, काट दो भैया, 2 किसी की जान बचा सकते थे। मतलब वो जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ सकता था, लेकिन नहीं, ये नहीं है कि जो काम होगा उसके बाद थोड़ा-सा दिख रहा है, ऐसे भी कर दें। मान लिया इतने में से हमारे पास ये टोटल ज़मीन है और हमारा काम इतने में चल गया, तो इतने में छोड़ दो यार, नहीं, हमें तो इसमें भी काम छेड़ना अपना नहीं, भाई ऐसा नहीं करना। जितने में काम हो चुका उतना करो, मस्त रहो, मजे लो। अभी अगर हम इसका भी नुकसान कर देंगे फालतू फंड में कि थोड़े से पैसे और बन जाएंगे, हमारा जीवन यापन इतने में बहुत अच्छा हो सकता था, हम अपना विकास कर चुके हैं, लेकिन हमने ये ले लिया थोड़ी सी लालच की वजह से कि थोड़ा सा लालच तो दे दी जाए। तो सतत पोषण विकास ये कहता है कि भाई जितने में तुम्हारा काम चल सकता था उतने में चलाओ, अब इसका यूज हमारी आने वाली पीढ़ी कर सकती थी। ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है? रियो डी जेनेरो वर्ल्ड समिट या पृथ्वी सम्मेलन।
1992, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जिसके लिए हुआ उसका नाम लिखा हुआ है पृथ्वी सम्मेलन, मतलब कि पृथ्वी के लिए जो हमारे वन वगैरह हैं उन्हीं के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए कि हम भाई साहब अपने संसाधन खत्म करते जा रहे हैं, उन्हें बचाना है, अपने वनों को बचाना है। यहाँ पे हुआ, यह एक शहर है रियो डी जेनेरो, एक शहर का यह नाम नाम है किसका, एक शहर का, और ये शहर कहाँ पे है, ब्राजील में, ठीक है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 1992, 1992 में। ये रियो डी जेनेरो क्या है, एक शहर का नाम है, और ये शहर कहाँ पे है, ब्राजील में। इसमें किस चीज की बात हुई, पृथ्वी को उसके संसाधन बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, जो सभी प्रकार के संसाधन है उनको बचाव के लिए, वनों के बचाव के लिए, ठीक है। अब इसी के अंदर एक नीति और अपनाई गई थी, एजेंडा 21, क्या, एजेंडा 21। एक मिनट दिमाग में सोचे, एजेंडा 21 हो क्या सकता, मैं तो टाइम देने वाला नहीं ज्यादा, पर सोचो एजेंडा 21 हो क्या सकता, तो यह है 21वीं शताब्दी के, 21वीं शताब्दी के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई। जो हमारा रियो डी जेनेरो का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसमें 21वीं शताब्दी को बचाने के लिए, उसका अच्छे से विकास हो सके, उसके लिए कुछ लक्ष्य बनाए गए, कुछ गोल्स बनाए गए। हमें वन बचाने, हमें संसाधन कर बचाने, अपना विकास भी करना है, लेकिन सतत पोषण विकास होना चाहिए। तो उसमें एजेंडा 21 उठाया, 21 का मतलब 21वीं शताब्दी के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब बात आती है भू संसाधन की। लैंड रिसोर्स की। भू संसाधन क्या है, भू संसाधन क्या है, जो जमीन होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसका हम यूज करते हैं, वो होती है भू, मतलब भूमि, जिसे बोलते हैं लैंड। इसका बचाव, इसका बचाव, हम इसका यूज कब करते हैं, हम इसका यूज कब करते हैं, मान लिया अपनी जमीन का हम यूज कब करेंगे, ये हमारी जमीन है, जमीन का यूज क्या है, या तो वन हो जाएंगे, मान लिया इतने एरिया में वन है, अगर वन नहीं है तो हम इतने एरिया में मान लिया कृषि भी कर सकते हैं, वन है कृषि है, कृषि नहीं है तो हम अदर यूज कर सकते हैं, हम अदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि अदर यूज में क्या है, हम अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना घर बना सकते हैं, फैक्ट्री स्टार्ट, या कोई भी मार्केट बना सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वन में अपना वन हो जाएंगे, लंबे लंबे पेड़ वाला सिस्टम, दिमाग मारा थोड़ा, ठीक है। कृषि का हम खेती करते हैं, वनों में मानव इंसान ज्यादा अपना हस्तक्षेप नहीं करता, अपनी ज्यादा छिड़खानी नहीं करता, लेकिन कृषि में हर मिनट, हर घड़ी आप चाहिए वहां पे, या कोई कुछ ना कुछ तो हो रहा हो उनके लिए, ठीक है। अदर यूज में क्या होगा, आपने कुछ भी करा, लेकिन वहां पे वन नहीं है, कृषि नहीं, ठीक है। अच्छा, और जो बाकी भूमि हो सकते हैं, उस पर पहाड़ हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं। तो भारत में जो भूमि का वितरण है वो किस प्रकार से है, कि मान लिया ये मेरी पूरी भूमि है, ये कितनी है, 100% होती है, कुछ भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो इसमें से कितनी, 47% एक तरफ बटी हुई है, और 27% एक साइड बटी हुई है, बाकी बची 30%, ठीक है, बाकी बची 30%, ये कितना होगा, 70 और 30, तो यह मैदान, इतना है मैदानी एरिया, हम रहते हैं, घूमते फिरते, अपने लिए पार्क बनाए हुए, अपने लिए बिल्डिंग है, हाईवे वगैरह है, ठीक है। यह मैदानी एरिया, मैदानी एरिया क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो 9th क्लास के बाद जाके उठा लेना किताब, क्योंकि यार डिटेल एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं होता, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको, बहुत जल्दी से क्लास भी सुननी है, वरना आप ये 15 मिनट बाद भैया छोड़ दो, ठीक है। तो पेटी बांध के बैठे हो ना, ठीक। यहाँ पे है पठार, यहाँ पे है पहाड़। मैदान क्या होता, समतल एरिया, प्लेन एरिया, ठीक है। पठार क्या, ओ पहाड़ क्या होता, पहाड़ कुछ इस तरीके की सी आकृति, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर की उनकी ऊंचाई हो सकती है, पहाड़ होगा। पठार में क्या याद रखना कि उनकी ऊंचाई ज्यादातर 2 मीटर भी हो सकती है, 200 मीटर भी हो सकती है, और 1200 मीटर भी हो सकती है, और 1200 मीटर से ऊपर ज्यादातर दिखती नहीं है। तो पठार क्या होता, एक मान लिया भूमि पे ऐसा है, इतना भाग उठा हुआ है, इसकी ऊंचाई मान लिया 100 मीटर है, चोटी होती है तो पहाड़ है,
ऊंचाई भी फालतू है। लेकिन भाई ये इसकी चोटी नहीं होती, प्लेन ही होता, लेकिन जमीन तो थोड़ा प्लेन होता। ठीक है, प्लेन ये समतल क्या है, समतल ये मैदान, ये तो खुद ही प्लेन होता। ठीक, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? भाई भूमि है, हमारा संसाधन है, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो कम, जो हमारे वन होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, कोई भी पेड़ है तो उसकी जड़ कैसी होगी, जमीन के अंदर ऐसे फैली हुई होती है, अपने आप में बहुत भयंकर तरीके से ऐसे करके फैली हुई होती है ना। ठीक, कभी कोई पेड़ उखाड़ते हो तो बहुत भयंकर तरीके से उसकी कोई जड़ फैली हुई निकलती है। ठीक, बहुत लंबी लंबी भी, जितना पुराना पेड़ उतनी लंबी टाइम निकल जाएगा उसका, ठीक, उतनी लंबी जड़ निकलेंगी। जितनी, ऐसा माना जाता कि मान लिया ये भूमि है, ये यहाँ से 10 मीटर ऊंचा है पेड़, 10 मीटर, ये हवा इससे टोका, तो 10 मीटर ही जमीन में उसकी लंबाई होगी जड़ की। कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बस ऐसे बता दिया, दिमाग में आता। ठीक, ये तो देखिए, तो ये करता इस एरिया में जो भी मिट्टी थी, वो मिट्टी इसने अपने अंदर जकड़ रखी है। अब जब मैं पानी मारूं बहुत तेज फेंक के, 5-7 मिनट पानी का प्रेशर मारता रहूं, कुछ नहीं होगा, 19-20 पर घटा होगा वाला, ये इसने जकड़ रखी है। अब यहाँ क्या है, ये है प्लेन मिट्टी मेरी, यहाँ पे मैं पानी मारूंगा ना, एकदम निकल कर भग जाएगा पानी, 1-2 प्रेशर में निकल भग जाएगा। लेकिन ये क्या, अरे भैया रुक जाओ, थोड़ी ताकत है, क्योंकि मिट्टी ने, पेड़ पौधे ने जगह रखे हैं। तो पेड़ पौधे जब हम काटते हैं तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, ऑक्सीजन लेवल, जो हमारा एयर लेवल है वो घटता बढ़ता। ठीक, साथ में मिट्टी को भी बहुत सारी हानियां हैं। पेड़ पौधे, अच्छा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, जल्दी से कमेंट करो। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, वो ही मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, बताओ यार जल्दी से। तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, कितनी, 78%, बाकी अदर है जो भी मुझे बता। अबे मृदा संसाधन, मृदा संसाधन, आप सोच सकते हो कि अभी तो 1 मिनट पहले भैया जी ने पढ़ा दिया भू संसाधन, जो कि मान लिया ये जमीन है, ये जमीन के ऊपरी भाग ही भू संसाधन माना जाता। ये मान लिया ये जमीन है तो इसका इतना सारा भाग ही भू संसाधन माना जाता। ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन मृदा संसाधन क्या होता है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इन दोनों में डिफरेंस, अगर आप सोचो कि भू संसाधन मृदा संसाधन एक या नहीं। मान लिया ये भारत की जमीन है, यहाँ पे है मैदान, कैसा, समतल मैदान, ये है मैदानी एरिया। फिर मैंने बताया पठार भी होता, पठार कैसे होता, ऐसा कुछ उठा हुआ समतल मैदान से कुछ ऊपर, ये कैसे होगा, पठार। एक तरफ पहाड़ भी बनता, ऐसा करके घास ऊंचाई है, ये क्या होगा, पहाड़। तो भू मतलब की भूमि है, भूमि के ऊपर कैसी कैसी आकृतियां हैं, तो ये सारी भूमि है, उसके ऊपर आकृति कैसी, पहाड़ की है, पठार की है, मैदान की है। लेकिन हम मृदा की बात करेंगे, मैदान वाले की, क्योंकि पहाड़ पे क्या मिट्टी लग रही है यार, ये उस पर पहाड़ का, पहाड़ जो होते हैं वो चट्टान के बने होते हैं। ठीक है, ठोस चट्टान के बने होते हैं। अब उसको आप खेती करोगे, नहीं करोगे, करोगे तो बहुत कम लेवल पे। अच्छी खेती कहाँ हो सकती है, मैदानी एरिया में। अच्छी खेती मैदानी एरिया में हो सकती है, क्योंकि वहां पे जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा क्यों होती है, मैंने अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। 9th क्लास में वैसे पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है। मान लिया हमारे पर्वत होते हैं, ऐसे करके उनसे निकलने वाली, उन पर बर्फ जमा होता, सूर्य की लाइट पड़ती है, बर्फ पिघलता। ठीक है, आजकल तो भूमंडलीकरण भी हो रहा, तो उस वजह से भी पानी पिघलता, बर्फ पिघलता, और वो आया ऐसे, कहाँ का रुकेगा, ऊपर तो बहुत तगड़े फ्लो में आया, यहाँ क्या उसका जो फ्लो होता है ना, यहाँ तो बहुत तगड़े फ्लो में आया, लेकिन फिर उसका फ्लो घटता चला जाता है, क्योंकि मैदान आता नीचे, नीचे एरिया में मैदान आता है। ये भाग कोपरी एरिया, फिर बीच में आ गया यूपी वाली साइड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान वाला। ठीक है, तो यहाँ प्लेन हो जाता। अब प्लेन पे का पानी अगर मैं ऐसे फेंकूं, अगर मैं इस पे पानी ऐसे फेंकूं तो कहाँ जाएगा यार, थोड़ी बहुत दूर पे जाएगा, दूर जा नहीं पाता। तो यहीं पे जो होती है ना, जो मिट्टी अपने सारे पोषक तत्व लाती है, वो यहीं छोड़ देती है। वो मिट्टी कैसी होती है, जलोढ़। जलोढ़ दो टाइप की होती है, बांगर, खादर। बांगर, खादर, बांगर, खादर। बांगर होती है पुरानी, पुरानी, जो पहले लाई गई है। खादर, न्यू, मतलब ये है ओल्ड, ये है न्यू। जो पहले लाई गई मिट्टी है वो पुरानी हो जाएगी, बांगर हो जाएगी। जो अब लाई गई है वो खादर हो जाएगी। अच्छा, जो उपजाऊपन होगा वो जलोढ़ मृदा में ज्यादा होता। मृदा और भी टाइप की होती है, लेकिन जलोढ़ मृदा में होता। अब जलोढ़ मृदा में भी कौन सी में ज्यादा हो जाएगा, इसमें, क्योंकि ये नहीं है, इसमें ज्यादा पोषक तत्व है, इसमें ज्यादा पोषक तत्व है। अच्छा, इसके जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं, बारीक कण।
ठीक है, सूजी की तरह इसके जो पत्थर टाइप बनते चले जाते हैं, ठीक है, इतना आकार हो, इतना आकार हो, इतना आकार हो, ये क्या यार, ये छोटे मोटे आकार होते हैं। तो मृदा का टाइप मैंने पढ़ा दिया। मृदा का टाइप हमारी 10th क्लास में केवल एक ही चीज थी, क्या, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो भागों में, ठीक है, बांगर और खादर। बांगर है पुरानी, खादर है नई। पुरानी में कुछ बड़े वो मिलते हैं पार्ट्स, और छोटी में जो हमारी खादर होती है उसमें बारीक पार्ट मिलते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। अभी मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार, जितने क्वेश्चन बनने होते हैं इस चैप्टर से, लगभग जो मैंने अब तक जितना पढ़ा दिया उतने से बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ पार्ट बच जाते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट बच जाता है, जैसे कि एक ही पार्ट बचता है मिट्टी के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सॉइल्स, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल्स। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, पहले देख लो। जलोढ़ तो मैंने बताई दी, ठीक है। काली, काली मृदा, इन्हें रैगर मृदा भी बोला जाता, काली कपास मृदा भी बोला जाता, काली कपास मृदा या रैगर मृदा। रंग कैसा होता, काला होता। किस चीज के लिए, ये कपास की खेती के लिए बहुत एकदम रेलेवेंट हो। और साथ ही साथ ये कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार वाले एरिया में, महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक, मध्य प्रदेश वाले इस रीजन में, इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा हो गई। काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, मान लिया सीधे तक तो है, मुझे भारत का ऊपर का हिस्सा बनाना भी नहीं आता, तो मैं ऐसा करके बस नीचे का ही बना के आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, और नीचे का भी बहुत अच्छा मुझसे बनता नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे ही ना, हाँ, यार ऐसे भी नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा करके यहाँ से फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर ऊपर को, ठीक। यहाँ पे इस एरिया में क्या पाया जाएगा, काली मिट्टी, जिसे बोलते हैं रैगर मृदा या कपास मृदा, रैगर मृदा या कपास मृदा। फिर आते हैं हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आती है रेड एंड येलो सोइल, मतलब कि लाल और पीली मृदा, लाल एंड पीली मृदा, रेड एंड येलो सोइल या लाल और पीली मृदा। ये कहां पाई जाती है, गंगा। गंगा यहां से बहेगी, यहाँ कैसे बिखर जाएगी, तो ये पाई जाती है मध्य गंगा। मध्य होता बीच, बीच गंगा मान लिया, ये हमने बीच मान लिया। बीच का दक्षिणी हिस्सा, बीच के एंड में, बीच का दक्षिणी हिस्सा मतलब कि एंड, इस एंड में यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी, लाल और पीली मिट्टी। फिर होती है एक मिट्टी लेटराइट मिट्टी, एक मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। आई नो कि आप मतलब जानते होंगे कि लेटराइट क्या होता है, लेटर से बना है, लेटर का मतलब होता है ईंट, ईंट बहुत पकी हुई चीज होती है, तो उस टाइप की मिट्टी होती है, ठीक। इसका रंग लाल भी हो सकता है, थोड़ा पीलेपन में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भूरभूरे टाइप की होती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी राज्यों में। ये कहाँ पाई जाएगी, दक्षिणी राज्यों में, मतलब कि साउदर्न स्टेट में, साउदर्न मतलब दक्षिणी, यार दिशा बहुत बार बता ली, आपको पता भी होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दक्षिण का है ये वाला, मतलब कि इस एरिया में क्या पाया जाएगा, प्रायद्वीप पठार वाले एरिया में क्या पाया जाएगा, लेटराइट मिट्टी। पूरे में नहीं भाई साहब, पर हाँ इतने में तो पाया जाएगा कम से कम, है, ठीक है। अच्छा, ये मिट्टी, ये मिट्टी जो यहाँ पाई गई है ना, वो यहाँ भी पाई जाती है कुछ। पश्चिमी घाट, ये पश्चिम है, ये घाट है। घाट मतलब कि जो घाट क्या होता, एक साइड पानी है, एक साइड जमीन है, और उन्हें अलग करता घाट होता, वो लाल मिट्टी यहाँ भी पाई जाएगी। तो काली मिट्टी क्या होती है, रैगर मृदा, जिसे काली कपास मृदा बोला जाता, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी मध्य गंगा में पाई जाती है, जो अपना यहाँ पाई जाती है, और यहाँ पाई जाती है, इसका रंग लाल और पीला होता है। फिर होती है लेटराइट मिट्टी, जो अपने दक्षिणी एरिया में पाई जा सकती है, ठीक है। जो अपनी ये है क्या बोलते हैं यार, लेटराइट मिट्टी, ये दक्षिणी एरिया में पाई जाती है, यहाँ से यहाँ भी पाई जा सकती है। काली हुई, जलोढ़ हुई, बांगर खादर होगी, उसमें लाल पीली होगी, वन, हाँ वन मृदा,
वन मृदा, एक होती है मरुस्थलीय मृदा। वन मृदा और मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल कहाँ है भारत में? सीधी सी बात, नो बकवास, राजस्थान। राजस्थान वाले एरिया में पाई जाती है। लाल भूरा रंग हो सकता, भूरी टाइप की होती है, पानी की कमी होती है, लैक ऑफ वाटर, ठीक है। ये कहाँ पाई जाएगी? इस रीजन में पाई जाएगी। ऊपर ज्यादा नहीं जाना, ऊपर तो भाई गुजरात में चढ़ जाएगा ना थोड़ा सा। ये इस एरिया में क्या पाया जाएगा? इस एरिया में जहाँ चला मार्ग क्या बन जाएगा? सूगा, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। राजस्थानी, राजस्थान उसका रीजन है, रीजन मतलब कि क्षेत्र। लाल भूरी हो सकती है, भूरी टाइप की होती है, लाल और भूरी, भूरी टाइप की हो सकती है। एक होती है वन मृदा। वन मृदा कहाँ पाई जाएगी? ओ हाँ, वन मृदा, वन मृदा वहां पाई जाएगी जहां वन होते हैं। वन मृदा वहां पाई जाएगी जहां वन होते हैं। वन कहाँ होंगे? वन कहाँ होंगे? जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे कहाँ है? पेड़ पौधे कहाँ है? जहां भी वन है, मान लीजिए यहाँ पे वन है तो यहाँ पे ज्यादा वन दक्षिणी एरिया में, ज्यादा वन दक्षिणी एरिया में, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहां भी है, लेकिन वन मृदा कहाँ पाई जाएगी? जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ये तो था आपका एक टॉपिक को बहुत जल्दी समराइज करने का सेंट्रल आइडिया हमारा कैसा लगा। अच्छा, एक और बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि संसाधन संरक्षण बताइए। संसाधन संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण, ठीक है। भू संरक्षण, भू संसाधन क्या है, मृदा संसाधन क्या है, वो भाई मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप जो संरक्षण वर्ड ना समझ पा रहे, संरक्षण मतलब कि बचाना, सेफ्टी, मतलब सेफ्टी करनी है। सेफ्टी किस लेवल पे करनी है? पहली बात, अगर आप संरक्षण नहीं कर पा रहे पेपर में अपना, अगर आप संसाधन संरक्षण कर देते तो आपका भी संरक्षण होगा। लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे कि संसाधन संरक्षण क्या है, क्योंकि आपको संरक्षण के बारे में आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं भाई इस संरक्षण के बारे में, इस संरक्षण के बारे में आप जानते नहीं, संरक्षण होता क्या, आप जानते नहीं होता क्या, इसके बारे में लिखो क्या। तो सबसे पहली बात क्या करना, मेन वर्ड ढूंढो उस पूरा क्वेश्चन क्या है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया। कहते हैं इसके 2 प्रकार, 10 प्रकार, 20 प्रकार, 50 प्रकार बताइए। सबसे पहले देखना पूरे क्वेश्चन का सेंट्रल वर्ड का मतलब कि वो वर्ड जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस टिका हुआ। तो ऐसा मान लिया इसमें संसाधन है, इसमें मृदा है, इसमें भू है, तो जितना आपको पता हो उस पर भर के आओ, ठीक है। क्योंकि अब आप करोगे क्या, संरक्षण आपको आता नहीं करना ना, पेपर में उस क्वेश्चन का नहीं कर पा रहे, अपना भी नहीं कर पाओगे, तो संरक्षण नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अब आप क्या करना, आना चाहिए यार, वैसे बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये करना कि अब संसाधन के बारे में जितना पता हो, संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, कैसे हो सकते हैं। संसाधन 3 प्रकार का ना, प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव संसाधन। जैसे मैंने मान लिया वर्ड लिखा मानव और इसके ऊपर एक खींची लाइन, इसे बोलते हैं शिरोरेखा, और जब हम हाथ से लिखते हैं ना तो शायद वो उतनी जरूरी होती भी नहीं है, कंप्यूटर से टाइप करते तो उसके ऊपर जरूरी है। और पेपर में वो वाला काम मत करना कि अब तो एक यूट्यूब वाले भैया जी ने कह दी थी, दीपू जी ने कह दी थी, दीपेश कुमार ने कह दी थी कि ऐसे हमारा क्वेश्चन है, लाइन है, उस पर हमें डंडी खींचनी या नहीं खींचनी हमारी मर्जी। अरे भैया खींच लियो, क्योंकि पेपर चेक करने वाला शायद इस पर ध्यान ना देगा, नंबर काट लेगा, अरे अच्छा सा नहीं लग रहा, ऐसे है, लाइन खींचने में जोर पड़ रहा था, अच्छा से लगा, काम खराब हो जाएगा। तो ये कुछ बातें होती है छोटी छोटी सी जो, ठीक है। प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बनाई, जैसे कि पेड़ पौधे, चट्टान, वन, जानवर, पशु पक्षी वगैरह, ठीक है। मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया, ये बोर्ड है, मार्कर है, कैमरा है, ठीक है, और पंखा है, फ्रिज है, एसी है, कुछ भी यार, कार है, बाइक है, मानव निर्मित। और मानव, जहां खुद मानव संसाधन के तौर पर काम करता है, खुद मानव संसाधन के तौर पर काम करता है, जैसे कि मैं हूं, तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते दावत भी खिलाने लेकर जाता हूँ, बताऊंगा कैसे लेकर जाएंगे। तो संसाधन क्या है, जो काम आसान करता हो, मानव संसाधन, जब मानव खुद काम आसान करता है, जैसे कि मजदूर ले लो यार, मजदूर, मजदूर आपका काम आसान कर रहा, नहीं तो आपको अपना घर चिनवाना पड़ता, किसी भी टाइप का, कुछ भी मजदूरी करवानी पड़ती, ईंट ढुलवानी पड़ती, कुछ भी। अब वो आपका काम आसान कर रहा, अब वो आपका काम आसान कर रहा है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, अच्छी आवाज आ रही है, बहुत दांत, ठीक है। मान ली डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब आपका काम कर रहे हैं,
ठीक है? कोई भी ऑपरेशन वगैरह वो इलाज कर रहे हैं, आपका काम आसान कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी इंसान जो आपका काम आसान करता हो, आप यूज़ करते हो, पैसे देके वो अपनी कोई भी सेवा देता हो, वो संसाधन मिल जाता है, ठीक है? एक चीज़ आती है मृदा अपरदन क्या है? मृदा तो बता दिया, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन, मृदा बता दिया क्या होती है? मृदा होती है भूमि का, ये मान लिया ये हमारी भूमि है, भूमि किसी लड़की का नाम दसता सॉरी, लेकिन भूमि से मेरा मतलब है जमीन की ऊपरी परत जिस पर खेती बाड़ी की जा सकती है। मृदा मतलब मिट्टी, भैया मिट्टी, मतलब सोइल यार। भूमि अलग है, भूमि मतलब लैंड है। अब लैंड पे पाई जाती है मृदा। भूमि बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन मृदा एक छोटा एरिया बन जाता है, ठीक है? तो मृदा का अपरदन, मृदा का अपरदन, और एक टॉपिक आता है संरक्षण। मृदा का अपरदन और संरक्षण बताइए। ये ऐसा टॉपिक है कि हिंदी में भी देते हैं, कि हिंदी में निबंध दे दिया मृदा अपरदन और संरक्षण। अब निबंध पे लिखते हो, जितना पेज लिखो उतना ही थोड़ा है, ठीक है? भूगोल में दे सकता है, इतिहास में दे सकता, नागरिक शास्त्र में तो नहीं देगा। अर्थशास्त्र में दे सकता, क्योंकि हमारी भाषा खेती होती है, खेती के बाद हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो ये ऐसा टॉपिक है। तो अपरदन का मतलब होता है खराब, खराब होना। यहाँ होता बचाना, बचाव करना। वहां पर खराब हो चुकी, यहाँ पे हमें बचाव करना। जैसे कि बाढ़ आई, सोचो, जमीन थी, जमीन पर हमने वो रखे थे पेड़, ये उसकी जड़ थी, यहाँ भी इसकी जड़ थी। तो क्या करा, बाढ़ आई, कुछ भी आई, लेकिन बहुत तगड़ी हवा, मैंने बाढ़ मतलब बहुत ज्यादा हैवी हो गया, पहले हल्की हवा चला, हल्की हवा आई, ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसा करके कोई पेड़ ना होता, तो यहाँ पे जो जमीन के ऊपर की वो है ना मिट्टी, कुछ कुछ करके पार्ट उड़ जाते हवा के साथ। जितनी तकड़ी हवा उतनी तगड़े पार्ट उठा के ले जाती। आज आते टकराती है एक पेड़ से, यहाँ आई हवा, पेड़ से टकराई, और पेड़ क्या है, बहुत ध्यान से जमीन में गड़ा हुआ। तो पहली बात तो जमीन में गड़ा हुआ यहाँ की सारी मिट्टी जो है अपने आप जो संगठित हो चुकी, संगठित मतलब इकट्ठी हो चुकी। अच्छा, अभी ऐसे टकराएगी तो वो पेड़ की पहली बात तो साइड गंदी हो जाएगी, क्योंकि इससे पार करके जान सकते। अगर इसे उखाड़ दिया तो काम खराब है, उखड़ना बहुत मुश्किल है। तो हवा मिट्टी को बहा के ले जा सकती है, वो ये प्रदन होता। पानी, बारिश पड़ी, बारिश का पानी इधर से उधर जा रहा, मिट्टी जा रही ना, हट रही है ना, मृदा अपर्दन हो रहा, ठीक है? मान लिया बाढ़ आई, सारा पानी, सारी जो मिट्टी होती है उसे भी बहा के लेगी, ये होता अपर्दन, काम खराब कर दे, सत्यानाशी, ठीक है? अब करना संरक्षण, कैसे बच सकते हैं? भाई पेड़ पौधे लगाओ, संरक्षण करो, ठीक है? अपना जो पेड़ पौधे करना, पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा वो माना जाता, ठीक है? अच्छा, पहले से हम आपातकाल के लिए तैयार रहें। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। मान लिया बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकते हैं, ठीक है? तो वहां पे तो प्रदर्शन हो जाएगा। अब हमें बचाना कैसे है? बचाना कैसे है बाढ़ से? हम तो अपनी मिट्टी को तो बैग में भर के लेकर नहीं जा सकते, खुद बच सकते हैं पहली बात। और उसके बाद भाई साहब, इन जगह पे भी कैसे बचा जाता है आपातकाल में, कुछ भी होगा तो सबसे पहले इनकी वो नहीं मानी जाती। सबसे पहले हम देखते हैं जान माल का खतरा तो नहीं हुआ जी, हम पहले बचत इसी करते हैं जान माल की। जब जान माल बच जाता है तो हम बोलते हैं यार पेड़ बहुत थे घर पे, खराब होगा, ठीक है? तो अपर्दन खराब होगा, संरक्षण जिस भी तरीके से तुम्हारा बचा होगा दिमाग में, पेड़ का, पौधे का, मिट्टी का लगाने का, ठीक है? उस पर कोई भी खेती बाड़ी करने का, खेती बाड़ी करोगे तो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो घास होती है ना, घास के पदार्थ, जो कोई भी मान लो कोई भी पेड़ है वहां पे छोटा मोटा, तो वो भी मिट्टी को बचा कर रखते हैं। ये होता है मृदा अपर्दन और संरक्षण। बहुत जल्दी समराइज करना था, नहीं तो भाई एक एक टॉपिक इतना था, 1 घंटे बोलते रहो, आप सुनते रहो, मजा आता रहेगा। लेकिन वो जो 1 1 घंटे सुनने बोलने वाला टाइम होता ना, वो होता जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में भी होता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या होता ना, रिवीजन होता। अब अगर किसी ने टॉपिक ना भी पढ़ा हो अब से पहले, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका काम हो जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से लेकर तो कमेंट कर सकते हैं। यहीं तक था सफर अपना, अब हमें है लौट कर जाना।